नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी की रोकथाम के उपाय। बैगन की उन्नत किस्में और रोपाई तकनीक। हमारे प्रदेश के बहुत से पशुपालक भाई दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं और वह अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ पशुपालक भाइयों के पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या देखने में आती है, जिसका समय से निदान करना बहुत ही जरूरी होता है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर आशीष कुमार सोनी। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है। अब इस रोग के लक्षण जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो यह रोग गाय और भैंसों में ज़्यादातर पाया जाता है। रोग की पहली पहचान यह है कि इससे तेज बुखार आता है। शुरुआत में पशु के मुख से लार बहती है। पशु को चारा चबाने में अत्यंत दिक्कत होती है। कुछ समय बीत जाने के बाद जो खुर होते हैं, खुरों में घाव बनने लगते हैं। पशु को चलने में अत्यधिक तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त जो दुधारू पशु हैं उनमें दुग्ध उत्पादन बहुत तेज़ी से गिरता है। अगर पशु गर्भावस्था में है तो कई बार गर्भपात भी हो जाता है। तो देखा जाए तो यह आर्थिक रूप से बहुत ही हानि करता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआती अवस्था में ही पशुपालक जो है उसमें अच्छी तरह घाव की सफाई करें। सफाई के लिए आप हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट युक्त पानी का उपयोग कर सकते हैं। उससे सर्वप्रथम आप घाव को अच्छी तरह से साफ करें पहले। उसके बाद दूसरा, जब घाव साफ हो जाते हैं, इसके बाद घरेलू उपचार आप क्या कर सकते हैं। जो भी घाव दिख रहे हैं पशु को, उसके ऊपर आप कोई भी एंटीसेप्टिक दवा या आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार किया हुआ कोई ऑइंटमेंट, जैसे कि हम बात करें तो हमारे पशुपालक भाई जो है नीम, घी इत्यादि से बनाया हुआ ऑइंटमेंट जो है पशु को लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो मुंह में जो छाले बन जाते हैं उसमें भी यह बहुत ही कारगर है। तो ये तो हो गया शुरुआती अवस्था में। अब कई पशु ऐसे होंगे जो कि देखभाल ना होने के कारण कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़ों को खत्म कैसे करें, तो उसके लिए सबसे आसान उपचार है तारपीन का तेल। जो तारपीन का तेल होता है, इसकी आप कुछ मात्रा जो है जहाँ पर घाव बना हुआ है, कीड़े हैं, वहाँ आप लगा के छोड़ दें। अगर ये खुरों के अंदर जो है काफ़ी गहराई में है तो आप क्या करें कि रुई लें और रुई को तारपीन तेल में भिगा दें और भिगाने के बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता घाव के अंदर आप भर कर छोड़ दें। और 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद जब उसका असर होगा तो जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता उस रुई को वहाँ से निकाल लें और पुनः उसके अंदर जो ऑइंटमेंट है, मलम है, उसको आप अच्छी तरीके से उसमें लगा दें। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं
जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह बीमारी आपके क्षेत्र में हो ही ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है इसका रोकथाम का, वो है टीकाकरण। और आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह टीका जो है बिल्कुल निःशुल्क लगाया जाता है और यह टीका साल में 2 बार लगाया जाता है। पशुपालक भाई इन टीकों को शीत ऋतु के आरंभ होने से पूर्व और इसके पश्चात जो शीत ऋतु खत्म होती है, लगभग 2 टीकों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो साल में 2 ये टीकाकरण जो है पशुपालक भाई हमें जो है अपने पशुओं को अवश्य कराएं। इससे आप फुट एंड माउथ डिजीज बीमारी से पशुओं को बचा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, मेरे द्वारा ये जानकारी आपको दी गई है। अगर इन जानकारियों को आप अच्छी तरह से अपने मन में सुधार करते हैं तो आप निश्चित रूप से इन बीमारियों से अपने पशु को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। सब्जियों में बैगन की बात करें तो इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। इसलिए जो किसान इस मौसम में बैगन की खेती करना चाहते हैं, वे अधिक पैदावार लेने के लिए बैगन की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और रोपाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RB वर्मा से। देखिए, बैगन में अगर हम प्रजातियों की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कुछ गोल तरह के बैगन आते हैं, कुछ लंबे बैगन आते हैं और कुछ छोटे छोटे बैगन आते हैं। तो गोल बैगन में आपका जैसे पूसा उपकार भी है, पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है। दूसरी एक प्रजाति होती है, देखते हैं जो लंबे में होती है और गुच्छे में भी फलती है, तो पूसा हाइब्रिड 5 जो है बहुत ही अच्छी प्रजाति है। छोटे बैगन में भी देखा जाए तो पूसा बिंदु है, आपका जो है पूसा अंकुर है। तो इसमें पैदावार जो है 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। बैंगन की कई उन्नत किस्मों को उनके रंग, जलवायु और पैदावार के हिसाब से उगाया जाता है, जिनमें पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा उत्तम 31, पूसा उपकार, पूसा बिंदु, काशी संदेश, पंजाब सदाबहार, अर्का नवनीत, पूषा अनमोल, ऋतुराज और पंत आदि प्रमुख किस्में हैं। दूसरा जो पूसा हाइब्रिड 6 और 9 है वो भी मार्केट की दृष्टि से बहुत अच्छा है और उसमें पैदावार लगभग जो है 600 से और 800 कुंतल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार आती है। और इसमें लगभग 1 हेक्टेयर में आपको जो है 30,000 से लेकर के और 45,000 की सीडलिंग की जरूरत पड़ती है। इसकी खेती अच्छे जल निकास युक्त सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। बैंगन की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट से लेकर भारी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की पर्याप्त मात्रा हो, वो उपयुक्त होती है। बैंगन की अच्छी फसल के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिला दें। अगर जहाँ तक उर्वरक और खाद की बात है तो इसमें 150 किलो नाइट्रोजन और 75 किलो फास्फोरस और 75 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना होगा। आधी नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय पूरे खेत में डाल करके मिला के दे दें आप जो है। और बाकी जो नाइट्रोजन बचता है आधा के लिए आपका 75 किलो, मान लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, आपने 75 किलोग्राम दे दिया बुआई के समय, तो जो आपकी नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचा के रखे हैं उसको आप 3 स्प्लिट में कर दीजिए। तो 25, 30, 45 और 75 दिन बाद आप जो है नाइट्रोजन की मात्रा दे करके और उसको अच्छी तरह से आप जो है मेंटेन कर लीजिए, जिससे आपके फसल में कोई दिक्कत न हो। पौधशाला से पौधों को उखाड़ने से पहले हल्की सिंचाई कर ले, इससे पौधे मिट्टी में से आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप पौध को कहीं और से खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि पौध स्वस्थ हो। साथ ही पौधों की खरीदी हमेशा शासकीय संस्थान या विश्वसनीय संस्थान से ही करें।
जब भी आप पौधे को खेत में ले जाते हैं लगा के, नर्सरी से उखाड़ते हैं खेत में ले जाते हैं लगाने के लिए, अन्य तरह की बीमारी इसमें पौधा लगाने के बाद खेत में न आए, इसलिए पौधे को हम ट्राइकोडर्मा से भी उसका उपचार करते हैं। ट्राइकोडर्मा को जब 5 से 10 ग्राम आपका घोल बना लीजिए आप जो है, और उसमें उसकी नर्सरी को डिप करके तब आप लगाइए। नहीं तो आप बवस्टीन का घोल बना लीजिए, फंजीसाइड जो बवस्टीन का घोल बना लीजिए, और उसमें उसकी नर्सरी को डिप करके तब उसको आप फील्ड में ले जाइए। अब हम अगर बात करें इसकी स्पेसिंग की, कितने स्पेसिंग, तो इसमें देखेंगे बैगन में कुछ स्प्रेडिंग टाइप का भी होता है और कुछ नॉन स्प्रेडिंग टाइप का भी होता है। तो जो नॉन स्प्रेडिंग टाइप का होता है, पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी भी आप 60 सेंटीमीटर पे भी लगा सकते हैं। जो स्प्रेडिंग टाइप जो फैलने वाली ज़्यादा है, अगर उसको लगाना है तो 75 बाई 90 पे आपको पौधे से कतार की दूरी रहेगी, और पौधे से पौधे की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर रहेगी। इस पे आप जो है, वैसे जनरली इसको 60-45 पे लगाते हैं, इससे आपको जो है पैदावार अच्छी मिलेगी। बैंगन की खेती ड्रिप और मल्चिंग लगाकर भी कर सकते हैं। इससे पैदावार बढ़ती है और सिंचाई जल की बचत होती है। बैंगन के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इससे पौधों की पहली सिंचाई पौध रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। इसके बाद भूमि में नमी की मात्रा को देखते हुए समय समय पर सिंचाई करें। आमतौर पर बरसात के मौसम में बैंगन की फसल में अधिक खरपतवार उगते हैं। इसके लिए रोपाई के पहले पेंडामेथिलीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यानी शुरू के दिनों में जब पौधा इस्टेब्लिश कर रहा हो, उस समय खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए, और एक निराई गुड़ाई 30 से 45 दिन के बाद आप कर दीजिए, ताकि खेत आपका जो है खरपतवार से मुक्त रहेगा और पौधे को बढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक जो है देखते हैं बीमारी लगती है, बहुत तगड़ी बीमारी लगती है, जिसको आप बोलते हैं लिटिल लीफ, इसको बोलते हैं। देखिए उसकी पत्तियां आप देखते हैं छोटी छोटी हो जाती है, और ये पूरे पौधे में होता है, उसमें फल भी नहीं लगता है। ये माइकोप्लाज्मल डिजीज़ है, ये कीड़े के द्वारा फैलता है। तो जब भी इस तरह की बीमारी देखे तो पहली बात तो ये प्रिकॉशन लें कि अगर इक्का दुक्का है तो उस पौधे को खेत से निकाल करके बाहर कर दें। और दूसरा चीज़, अगर नहीं निकाल के बाहर कर सकते हैं तो उसमें जो है आप जो है इंसेक्टिसाइड का, जो भी कीड़ा मारने वाली दवा हो, उसको आसपास न कीड़े को न भटकने दें, कीड़ा मारने वाली दवा का स्प्रे कर दें। तो इस तरह से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बीमारी सीरियस होती है, जब लग जाती है फ्रूटिंग को पूरी तरह से अफेक्टेड करती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल औषधीय फसलों की खेती को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं एक संगंध और औषधीय फसल खस के बारे में। तो आप किस तरह से करें इसकी उन्नत खेती, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की खास प्रस्तुति। खस एक औषधीय फसल है जिसे अंग्रेजी में वेटिवर के नाम से जानते हैं। इसकी इतनी खासियतें हैं कि इसे प्रकृति का अनुपम उपहार माना जाता है। हमें इस उपहार को सहेजने की जरूरत है। कुछ वर्ष पहले भारत में खस के ठट्ठर काफी लोकप्रिय थे, जो लू के तफेड़ों से बचाने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे के रूप में लगाए जाते थे, जिसका आज भी प्रयोग एयर कूलर में किया जाता है। इसके अलावा इसकी जड़ों से तेल निकलता है, जिसका उपयोग महंगे इत्र, सुगंधित पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनों और दवाइयों में होता है। किसान भाइयों, कई जगहों पर यह खस अपने आप उग जाती है। यह हर प्रकार की मिट्टी में पैदा हो सकती है और 21 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्रों में आसानी से पैदा होती है। इसकी खेती ठंड का मौसम छोड़कर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बरसात में खेती करना काफी अच्छा होता है।
किसान भाइयों, अगर उपजाऊ मिट्टी है तो किसी खाद और उर्वरक के प्रयोग की जरूरत नहीं होती है। यदि मिट्टी कम उपजाऊ है तो उस दशा में आप गोबर की खाद का प्रयोग करके उसके बाद रोपाई कर सकते हैं। सीमैप लखनऊ से खस की कई उन्नत किस्में विकसित हुई है, जिसमें 6 महीने में तैयार होने वाली किस्म भी शामिल है। किसान भाइयों, 18 महीनों में तैयार होने वाली फसल से 1 एकड़ में 10 किलोग्राम तेल निकलता है और 1 साल वाली फसल में से 8 से 10 किलोग्राम, वहीं 6 महीने की किस्म से 5 से 6 किलोग्राम तेल निकलता है। किसान भाइयों, खस की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं: KS1 केशरी, सीमैप खस 15, सीमैप समृद्धि, धारिणी, सीम वृद्धि, सीमैप खस 22 है। किसान भाइयों, इसकी रोपाई पुरानी फसल से स्लिप लेकर की जाती है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और रोपाई के बाद फसल की विशेष देखरेख की जरूरत नहीं होती है। किस्मों के अनुसार 6 से 18 माह पर आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अच्छी उपज और मौसम की मार से उपज को बचाने के लिए आप रोपाई ऐसे समय पर करें कि खुदाई का समय जनवरी या फिर फरवरी में आए। गर्मी या बरसात में खुदाई करने पर आपको नुकसान हो सकता है। जहां तक उत्पादन की बात है तो 1 एकड़ एरिया से 4 से 5 कुंटल तक जड़ की उपज मिलती है, जिससे लगभग 7 किलोग्राम तेल निकाला जा सकता है। यह उपज 1 साल में तैयार होने वाली किस्मों की है। अन्य किस्मों की उपज कम या अधिक हो सकती है। किसान भाइयों, इसके तेल का बाजार भाव इस समय लगभग 15,000 रुपए प्रति लीटर है। इस तरह से 1 एकड़ में तेल से 1,05,000 रुपए तक आय होती है और इसकी खेती में लागत प्रति एकड़ 25 से 30,000 रुपए तक आती है। इस लागत का 80% खर्च तेल निकालने में ही होता है। किसान भाइयों, तेल निकालने के बाद इसकी बची जड़ों का उपयोग हैंडीक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा फसल के ऊपरी भाग का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है और इसके फूल से अच्छी क्वालिटी का झाड़ू भी तैयार किया जा सकता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अगर बाजार की सही व्यवस्था हो तो 1 एकड़ से आप लाखों की आय ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती और बाजार व्यवस्था की अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मलौनी, जिला बुरहानपुर के कृषक भागीरथ चौधरी ने। ये कपास की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भागीरथ चौधरी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आज आपको कपास में कीट रोग प्रबंधन के बारे में बताएंगे और इसमें एक रस चूसक कीट जिसमें माहू, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी एवं थ्रिप्स की संक्रमण होता है, जिससे कि पत्तियां किनारे से पीले पीले होकर के जलन जैसा मुरझा करके और काले में जो मिड रिब होती है उसकी बीच की जो धमनी होती है उस पर काले काले जैसा रंग हो जाता है। तो इस तरह का जो कीड़े आप देखते हैं और कपास के पत्तियों का रंग मटमैला सा हो जाता है, तो ये सारी जो अवस्थाएं आती है कपास के पत्तियों में, ये रस चूसक के कीट की वजह से आता है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अच्छे मुनाफे के लिए कपास की खेती किए हैं। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप होता है।
जिनका समय रहते सही पहचान करके नियंत्रण के उपायों को अपनाकर होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। हम किसान भाइयों को सलाह ये देंगे कि अगर कोई किसान भाई अभी तक कोई कीटनाशक का छिड़काव नहीं किए होंगे तो वो अभी एक नीम तेल का, या अगर नीम तेल कम 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, या जो रासायनिक दवाइयाँ होती है इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। अभी हम नीम तेल का इसलिए हमने बोला कि जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती है कपास या किसी भी फसलों में, उसमें जो अपने मित्र कीट होते हैं, मकड़ी वगैरह जो होते हैं, उसका बढ़वार ज़्यादा होता है। तो हम अगर नीम तेल का छिड़काव करेंगे तो अपने जो वातावरण में मित्र कीट होते हैं उसका, लेडी बर्ड बीटल जो मकड़ी होते हैं, इसका हम बचाव करेंगे और इसकी संख्या भी बढ़ेगी। हम रासायनिक दवाइयों का छिड़काव तब करते हैं जब हमारी फसलों पे जो आर्थिक क्षति स्तर से ज़्यादा का संख्या होने लगता है कीटों का, तब हम रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इसी दवाइयों को हम 2 से 3 बार कम से कम 70-80 दिन तक हम छिड़काव करें, दोबारा 2 से 3 बार छिड़काव करें, तब जाकर के आपको ये रस चूसक कीट का प्रबंधन हो पाता है। फूल आने के समय भी हम एक रासायनिक दवाई कीटनाशकों का छिड़काव करें, बॉल जो स्क्वायर बनना शुरू होता है उस समय, ताकि हम फूल और स्क्वायर बनने के समय में कीटनाशकों का छिड़काव करने से कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जैसे क्विनोलफॉस या मोनोक्रोटोफॉस का हम छिड़काव 1 से 1.5 ml 2 ml तक प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव करने से उसमें जो कीड़े बनते हैं, और एक कपास को डस्टी कॉटन बग लगते हैं, जब स्क्वायर बनना चालू हो जाता है उस कपास खुलने लगते हैं, तो उस समय भी इनका कीटों का प्रभाव कम होगा। किसान भाइयों, मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण कपास की फसल में पत्ती धब्बा, झुलसा जैसे कई रोगों का प्रकोप होता है। तो किसान रोगों को कैसे पहचाने और समय रहते रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, वो इस प्रकार से है। कपास में खास करके बीटी कपास में झुलसा रोग और ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन जो बोलते हैं, उसमें काले काले तना हो जाते हैं और पत्तियां जल जाती है। तो इस रोगों से बचाव करने के लिए हम किसान भाइयों को कहेंगे कि एक फफूंदनाशक आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति टंकी, यानी 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 30 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और उसमें 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला करके पीठ वाली टंकियों से हम छिड़काव करें। तो हमारा जो ये कपास का में झुलसा रोग है, आप रोग लगने से पहले आप करेंगे तो आपका बचाव करेगा। तो हम किसान भाई, हम 100 से 20 दिन तक अगर हम कपास का अच्छी देखभाल करके हम कीट एवं रोगों का प्रबंधन करें तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।